किया जा रहा है। एक नाकाबिल और याशमुनाक के लिए इससे बेहतर और कोई सजा हो ही नहीं सकती। ये माना कि शाह आलम की कई बीवियां हैं, मगर एक से ज्यादा बीवियां रखना नवाबों की शान और शौकत में शुमार है। हर हाईनेस, किसी गलत काम को सही मानकर करने से वो गलत काम सही नहीं हो जाता। सही और गलत की बातें आप लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सच्चाई यही है कि मॉडर्न एशिया एक नाकाबिल और नाकाम नवाब है और अवध का राज करना उसके बस की बात नहीं। तब तो फिर अवध की इस रियाया को आपका शुक्रगुजार होना था, क्योंकि आप ही ने तो अवध की इस रियाया को वाजिद अली शाह से आजादी दिलवाई है। तो फिर क्यों अवध की यही रियाया आपके खिलाफ बगावत पर उतारू है? अवध की रियाया नादान है। जी नहीं, नादान तो वो है जो कि शाह आलम को नाकाबिल समझ रहे हैं। अवध की दौलत अवध में ही खर्च हो, इसलिए शाह आलम ने यहाँ के कर्जों की रकम को बाहर जाने और दूसरी रियासतों में जाने पर रोक लगा दी है। अरे उन्होंने तो अवध के लिए इतना कुछ किया है कि उसे गिनाया नहीं जा सकता, और आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अवध की इस रियाया के लिए कुछ भी नहीं किया। आप उनकी बेगम है, इसलिए आप उन्हें कभी गलत नहीं कहेंगी। और सच्चाई यही है कि वाजिद अली शाह ने अवध की रियाया के लिए कुछ भी नहीं किया। शायद आपने अवध को ठीक से समझा ही नहीं। अरे अवध तो जमीन पर बसी हुई एक जन्नत है जिसे शाह आलम ने बसाया है, और अगर आपके इल्जाम सही होते तो अवध की इस दौलत को शाह आलम की अय्याशियों पर खर्च होना था, ना कि अवध की इस रियाया पर। हर हाईनेस, सियासत का एक फलसफा है। हुकूमत जिसके हाथ में होती है वो सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब देता है जिनका जवाब देना वो चाहता है, और हम आपके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। मगर आपको अवध की इस रियाया को जवाब देना होगा। वो हम दे देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, और उम्मीद करते हैं कि आप भी वही करेंगी जैसा कि हम चाहते हैं। इसी में आपकी और आपके वाजिद अली शाह की भलाई है। और अब वाजिद अली शाह को बुलाया जाए। अपने तख्त पर बैठ लीजिए। पेशकश के लिए शुक्रिया, पर अब हम इस तख्त पर बैठने का हक खो चुके हैं। जैसी आपकी मर्जी। लीजिए इस राज़ीनामे पर दस्तखत कीजिए। इसमें लिखा है कि अवध की रियाया आप पे नाखुश है, क्योंकि अवध की रियाया के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। इसलिए अंग्रेजी हुकूमत अवध को हुकूमत बरतानिया में शामिल कर रही है, और इसके लिए आपको निजी खर्चों के लिए कुछ न कुछ दे दिया जाएगा। लेकिन ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये तो अंग्रेजी हुकूमत का इंसाफ है। बल्कि आप ये कहिए कि आपकी दूरंदेशी से ये शहर बच गया है, नहीं तो डलहौजी के वो पिट्ठू हमारे लखनऊ में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा करवा ही देते। और इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर से टल गई है, तो फिर आपकी परेशानी का सबब क्या है? बेगम, हमारी परेशानी का सबब अंग्रेजों का वो नया कानून है जिसके मुताबिक हिंदुस्तान की कोई भी रियासत जहाँ की रियाया अपने बादशाह से नाखुश है, उन रियासतों पर अंग्रेजी हुकूमत कब्जा करेगी। ये नया कानून ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ही जारी करवाया है, और जो लोग शहर में फसाद बरपाना चाहते थे वो सब के सब डलहौजी के ही आदमी थे। हमने न सिर्फ दंगा फसाद रुकवाया, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा भी सुनाई, और इसी बात से डलहौजी और तिलमिला हुआ। वो सिर्फ तिलमिला ही सकता है, और उसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। कर सकता है, और उसने कर भी दिया है।
अपनी इस घिनौनी चाल की नाकामी के बाद उसने कर्नल सैरिमन को अवध के दौरे पर भेजकर और झूठे आदाब व शुमार की बिना पर हमारी रियासत की एक छोटी रपट तैयार कर रहा कि हम हुकूमत करने के काबिल नहीं है। हम हर वक्त नाच और में मशगूल रहते हैं। हम अपनी रियाया का ख्याल नहीं करते और रियाया हमसे नाराज है और इसी रपट की बिना पर हमारा अवध हमसे छीन लेना चाहता है। लेकिन ये तो सरासर झूठ है। बेगम, अवध को हमारे आबा व अजदाद ने अपने खून पसीने से सींचा और सरसब्ज किया। हम अपने अवध को अंग्रेजों के शिकंजे में मुरझाता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम विलायत जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करें। जाने आलम, अब विलायत जाने का इरादा मुलतवी कर दें। और वैसे भी विलायत में भी अंग्रेज ही रहते हैं और वो हमारे साथ इंसाफ कभी नहीं करेंगे। और हाँ, अभी वक्त है और हमारी फौजें इन अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए काफी हैं। बाखुदा हम कायर नहीं और न ही हम मौत से डरते हैं, मगर हम जम करके अपनी बेगुनाह आवाम का खून नहीं बहाना चाहते। और आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं बेगम कि जाने आलम को खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं। हम आपकी अमर पसंदी से बाखूबी वाकिफ हैं। हमने फैसला किया कि हम आज ही विलायत के लिए रवाना हों। हजरत महल के नाम पर नमक हलाली की कसम लेते हैं। खालिक खुदा का, मुल्क बादशाह दिल्ली का, हुक्म मिर्जा दिलजीज कद्र बहादुर का। हर खास आवाम को इत्तला दी जाती है कि उस पाक परवरदिगार ने जो हम सब का खालिक है हमारी हुकूमत लौटा दी है। अब जबकि हुकूमत का निजाम हमारे हाथ में है, ये हुक्म दिया जाता है कि कोई शख्स फसाद या लूट नहीं करेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले आग में शहर की सजा के मुस्तहक होंगे। सभी प्यादे, सभी सवार, रिसालदार, पलटन, कुमेदान, बंदूकची और जो अवध सरकार में फौजी है दरे दौलत पर हाजिर हों। नाजिर शहर के ओहदे पर बहाल किया जाए। मिर्जा हैदर हुसैन और मीर यावर हुसैन को राउंड अफसर, कायम खां को रिसालदार और 12वां रिसाला घुड़सवार को उनका अफसर बनाकर महकमे को चुस्त और दुरुस्त किया जाए। बेगम साहिबा, खबर मिली है कि वालिद अली शाह के बड़े भाई मिर्जा मोहम्मद मुस्तफा अली खान गालिबुद्दीन हैदर के सबसे छोटे भाई नवाब हुकुमतुल्लाह और दिल्ली से आए हुए 2 शहजादों मोहम्मद हुमायूं खान और मिर्जा मोहम्मद हैदर सिकोह और तुलसीपुर के नवाब मोहम्मद हसन खान को अंग्रेजों ने अपने पास बेली गार्ड में कैदी बना रखा है। बेनी माधव जी, आप तलाश कीजिए कुछ ऐसे अंग्रेजों की जो कि हमारे अवध की सरहद में कहीं छिपे बैठे हैं, ताकि उन अंग्रेजों को कैद में लेकर उन फिरंगियों से शाही कैदियों की आजादी की बात की जाए। इतना ही नहीं बेगम साहिबा, मितावली के राजा लोनी सिंह ने कुछ अंग्रेज मर्द और औरतों को अपने महल में छुपा रखा है। राजा लोनी सिंह के नाम का एक हुक्मनामा जारी है। जो हुक्म बेगम साहिबा, मालूम हो कि उस पाक परवरदिगार ने जिसके कब्जे में हमारी और तुम्हारी जानें और तमाम मखलूक है, उसने हमें हमारी सल्तनत लौटा दी। और हमें ये खबर मिली है कि आपने अपने महल में कुछ अंग्रेजों को पनाह दी है। तो अब जब हमारी सल्तनत कायम हो चुकी है तो फौरन वो अंग्रेज लखनऊ की ओर रवाना किए जाएं और तमाम हाकिम व नाज़िर और राजा दरे दौलत पर आकर अपनी वफादारी का सबूत पेश करें। बेनी माधव जी, इस खबर में कितनी सच्चाई है कि अंग्रेजों ने लखनऊ छोड़ना शुरू कर दिया है? खबर में सच्चाई तो है बेगम साहिबा, फिर भी अवध के जिलों में ताउकेदारों से उनकी जंग जारी है और इसी के मद्देनजर छिपी नहीं। बेगम साहिबा, अवध की लड़ाई में साथ देने के लिए
कानपुर और दिल्ली से बंगाल आर्मी के तमाम सिपाही जो लखनऊ आए थे, उनके रसद का सामान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो फौरन उन तालुकदारों को हुक्म दिया जाए कि जितनी जल्दी हो सके रसद का इंतजाम करें। सुना है कैंपर कानपुर से लखनऊ के लिए चल पड़ा है बेगम साहिबा, और उधर आउटरम पहले से ही और मांगे डेरा डाले बैठा है। बेनी माधव जी, आप तालुकदारों की सेना लेकर आउटरम को पीछे धकेलने की कोशिश करें। लेकिन उससे मुश्किलें पूरी तरह से हल नहीं हो पाएंगी बेगम साहिबा। अंग्रेज किसी भी रास्ते से लखनऊ के अंदर आ जाएंगे। जयलाल जी, आप ये बताइए कि लखनऊ में ऐसे कुल कितने रास्ते हैं जहां से ये अंग्रेज लखनऊ में दाखिल हो सकते हैं? बेगम साहिबा, ऐसे कोई 7 रास्ते हैं। तो उन सारे रास्तों पर सेना की तैनाती के साथ साथ वहां खाइयां भी खुदवा दी जाए, ताकि खाई युद्ध के जरिए हम इन अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें। मलिकाए आलिया के हुजूर में आदाब बजा लाता हूँ। कहिए देवी बख्श, क्या खबर लाए? मलिकाए आलिया, चिन्हट की जंग हम जीत गए हैं और अब हमारे फौजी रेजिडेंसी की तरफ कूच कर रहे हैं। इधर सिकंदराबाद की तरफ से पहुंची बागियों की फौज पहले से ही रेजिडेंसी के चारों तरफ घेरा डाल के बैठी है। और फौजियों का क्या इरादा है? फौजी गोरे फिरंगियों को उनके परिवार सहित रेजिडेंसी में दफना देना चाहते हैं। चाहते तो हम भी कुछ ऐसा ही है, मगर ये इंसानियत के खिलाफ होगा। हम अपने हाथ बेगुनाहों के खून से नहीं रंगना चाहते। हमारी लड़ाई उन फिरंगियों से है, ना कि उनकी बीवी और बच्चों से। और हाँ, कोई भी बेगुनाह हमारी फौज के हाथों कत्ल ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए। जो हुक्म मलिकाए आलिया।
कैनिंग के खास सिपाहियों के साथ मिलकर वाजिद अली शाह को आजाद कराने के लिए कलकत्ता के फोर्ट विलियम को, जहां वो कैद हैं, तोप से उड़ाने की तैयारी की है। हजरत महल ने ये सियासी चाल चली है और इसमें उनके खास सिपाही भी शामिल हैं। तो कौन और कैसे करेगा ये काम? बेगम का एक खास हिंदुस्तानी जासूस है जो लंदन में रहता है और अवध के शाही घराने का है। वो कलकत्ता के लिए चल दिया है। ठीक 4 महीने के बाद विलियम कलकत्ता पहुंच जाएगा और फोर्ट विलियम जेल में लगी तोपों को उड़ा देगा। वो जासूस एक भिखारी की शक्ल में आएगा। मौजूद लॉर्ड कैनिंग के खास सिपाही उसे अंदर आने देंगे। वो भिखारी उस जमीनी रास्ते से अंदर आएगा जो फोर्ट विलियम और लॉर्ड कैनिंग के महल को मिलाता है। वहां आते ही वो तोपों को आग लगा देंगे, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल जाएगी। ऐसी हालत में जबकि सारा महकमा मसरूफ होगा, वाजिद अली शाह को जेल से आजाद करवा दिया जाएगा। सुल्ताना, क्या इस बार भी आप अपने खबर की कोई कीमत नहीं लगी? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। आपको अपनी मुंह मांगी रकम मिल जाएगी, बस आप इसी तरीके से हमें खबरें पहुंचाती रहे। कि मेरा गुनाह क्या है? तुम्हारा गुनाह तो ये रामदीन बताएगा। बोलो रामदीन। रानी साहबा, इनका गुनाह ये है कि महल के अंदर की खबरें अंग्रेजों तक पहुंचाती हैं। ये सरासर गलत इल्जाम है। रामदीन, ये ख्याल रहे कि तुम्हारे बयान का एक भी लफ्ज गलत होने पर तुम्हारा सर कलम किया जा सकता है। मेरा बयान एकदम सही है। ये साबित कर सकते हो? बेगम साहबा, जो कनीज अंग्रेजों को खबरें पहुंचाती थी वो मेरी बीवी है। तब तो वो भी गुनहगार हुई। इसका मतलब आपने वो गुनाह किया है जैसा कि ये रामदीन कह रहा है। कभी अपनी जागीर से उठकर अवध के बारे में सोच तो लिया होता। अरे इस मुल्क के बारे में सोचा तो होता। किस लिए ये नमक हरामी? अपनी हिफाजत के लिए? अरे जब ये अंग्रेज शाह आलम के ना हुए तो तुम्हारे क्या होंगे? मल्लिकाए आलिया, ये सच है कि मैंने आपके साथ साथ अपनी जमीन को भी धोखा देकर एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। अब ये गुनहगार मल्लिकाए अवध से माफी की दरख्वास्त करती है। खुदा के वास्ते मुझे मुआफ कर दें। तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए इसका फैसला हम बाद में करेंगे। फिलहाल तुम हमारी नजरों से दूर हो जाओ। रामदीन, अब तुम भी जा सकते हो। बेगम साहिबा, इससे पहले कि साहबजादे बिरजेश कद्र अवध की बागडोर संभालें, शहर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। हुकूमत पर पकड़ ढीली हो जाने की वजह से हर तरफ शोधों का बोलबाला हो चुका है और कोई अपने मफाद में मुब्तला है। मुल्क को मिल्लत की तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। छोटी रियासतों के तमाम जागीरदार अंग्रेजों के हिमायती बने हैं। उन्हीं के दम पर सलेमपुर के चौधरी शमशाद अली ने हमारी ही फौज के एक सिपाही करीम खान की बंदूक और कुछ रुपए भी छीन लिए। और हद तो तब हो गई जब उसने ऐलानिया तौर पर कहा कि जाओ, तुम्हारी बेगम भी उससे ये रुपए और बंदूक वापस नहीं दिला सकती। बेगम साहिबा, आपके नाम पर झुकने वाले सर अब उठने लगे। जयलाल जी, इस मामले में बिरजेश कद्र के नाम का एक हुक्मनामा सलेमपुर के चौधरी शमशाद अली के नाम पर जारी किया जाए कि वो फौरन करीम खान की राइफल और रकम वापस करे और शाही हुकूमत की सजा से खुद को महफूज रखे। जी बेगम साहिबा, जो हुक्म। बेनी माधव जी, मौलवी अहमदुल्लाह कब तक तशरीफ ला रहे हैं? वो बस आते ही होंगे, लेकिन बेगम साहिबा, मौलवी अहमदुल्लाह शाह के मुलाकात से पहले हमें ये जानना जरूरी है
कि वो एक जोशीले और मजहबी शख्स है। इसी वजह से लखनऊ आते ही मशहूर हो गए। उनकी मकबूलियत आपको नुकसान कर सकती है बेगम साहिबा। बेटी जी, इस खबर से हमें आगाह करने के लिए शुक्रिया, मगर हमारे लिए इन फिरंगियों से चल रही जंग कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। इसीलिए हम मौलवी अहमदुल्लाह शाह से मुलाकात करना चाहते हैं। जी बेगम साहिबा, वो बस आते ही होंगे, लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि उन्होंने ये शर्त क्यों रखी कि उनकी बातचीत के दौरान नायब सल्तनत गुलाम रजा खान और दरोगा दीवान खाना मम्मू खां मौजूद नहीं रहेंगे। वो तो वो ही जाने, मगर हम उनकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। बेगम साहिबा की खिदमत में आदाब अर्ज है।